डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, डी ब्रॉगली ये इंस्पायर हुए थे मैक्स प्लैंक से। ओके, प्लैंक ने बताया था कि लाइट जो है ये पार्टिकल है, और उससे पहले की थ्योरीज ये बता रही थी कि लाइट जो है वो वेव है, यानी लाइट जो है ये डुअल नेचर शो करता है, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। यस, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर लाइट पार्टिकल है तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। यस सर। और आइंस्टाइन ने बताया था क्या ऐसा बॉडी जिसका मास हो, ओके, तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा? देखिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो डी ब्रॉगली को यहां से थोड़ा सा इंस्पिरेशन ये मिला, क्या लाइट जो है पार्टिकल अगर है तो क्या इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल हो सकते हैं? बिल्कुल यस, क्योंकि बोहर्स ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.108 इंटू 10⁻³ kg। उसकी वेलोसिटी स्पीड होती है फर्स्ट शेल में, है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए 2.18 इंटू 10⁻6। ओके, और आगे क्या है? ध्यान से देखिए, Z/n मीटर पर सेकंड। ओके, वहां पर रेडियस भी बताया था बोहर्स ने। ओके, कितना बताया था फर्स्ट शेल का रेडियस? सर वो था 0.53, ओके, n²/z एंगस्ट्रॉम। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, जब कैफे पर 4 साइंटिस्ट प्लैंक, आइंस्टाइन, बोहर और डी ब्रॉगली कॉफी पीते हुए बैठे थे। जैसे जो पढ़ाई करने वाले हैं इनको बहुत ज्यादा शौक होता है चाय पीने का। ओके, बड़े बड़े प्रोफेसर जो है वो भी चाय के बड़े शौकीन होते हैं, तो ये तो बड़े साइंटिस्ट थे। ओके, तो ये भी कॉफ़ी के चाय के बड़े शौकीन थे। तो जब ये कॉफ़ी पीते हुए बैठे थे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस हो गया मैक्स प्लैंक की थ्योरी का। उसने अपना एक ओपिनियन रखा कि फोटोन की इक्वेशन जो बताया मैंने, एनर्जी ऑफ फोटोन, ओके, ये hc/λ। और आइंस्टाइन की इक्वेशन तो थी कि हर वो सब्सटेंस जो मास रखता है उसके लिए इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, ये दोनों की बातें सुन करके देखिए डी ब्रॉगली के ध्यान में ये आया कि बोहर्स भी तो ये बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल है। ओके, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का वेट भी बताया। यस, क्योंकि ध्यान से देखिए, डी ब्रॉगली जो थे ये नील्स बोहर के स्टूडेंट थे। ओके, ध्यान से देखिए, तो इन्होंने क्या किए, क्या घर पे जाने के बाद में डिटेल इसके बारे में सोचे कि यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन और यहाँ पर एनर्जी ऑफ बॉडी। ओके, और उसका जो मास है, मतलब हर बॉडी का एक स्पेसिफिक मास होता है। यस सर। तो ध्यान से देखिए क्या है, क्या E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी। ओके, ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशन। यस सर। तो इन्होंने क्या किए, देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बता देता हूँ। यस सर। और इसको इक्वेशन नंबर 2 बता देता हूँ, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं हम। देखिए क्या बेटा, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यस सर। बेटा m क्या है इसमें? मास। यस सर। ओके, तो यहाँ पर एक c से एक c खत्म हो गए, और c इज इक्वल टू क्या है? v बोले तो वेलोसिटी। यस सर। ओके, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं h/λ इज इक्वल टू m इंटू v? यस सर। और लैम्बडा इज इक्वल टू h/m इंटू v। यस सर। और m इंटू v ये हमें पता है क्या होता है? मोमेंटम। यस सर। p क्या है बेटा बताइए इसमें? सर p है इसमें मोमेंटम, और मोमेंटम क्या रहेगा? m इंटू v। यस सर। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h/m इंटू v। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, लैम्बडा इज इक्वल टू, ओके, h/p हम लिख सकते हैं सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो पार्टिकल नेचर है वो तो हमें बोहर्स ने बता दिया था। ओके, उसके बाद देखिए डेविसन एंड जर्मन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव नेचर रखता है। कौन सा नेचर रखता है? इलेक्ट्रॉन ये वेव नेचर रखता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है ये है डुअल नेचर ऑफ मैटर। ओके, जहां पर इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। यस सर। ओके,
चलिए यहां तक के तो आप समझ गए। देखिए यहां से समझ में आ रहा क्या, ऑल मूविंग पार्टिकल हैव डुअल नेचर। डी ब्रोगली का ये कहना था कि जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं इनका डुअल नेचर होता है। यस सर, ध्यान से देखिए, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन क्यू के न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है। ओके, देखिए ये यहां पर है ZE, यस सर, और ये इलेक्ट्रॉन, यस। ओके, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक इसकी स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। यस सर, यहां इसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ये घूमता होगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन का एक मास होगा स्पेसिफिक। यस सर, सो मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, बराबर है, मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। ओके, तो ध्यान से देखिए, मतलब हर वो सब्सटेंस, ऑल मूविंग पार्टिकल हैव डुअल नेचर, जितने भी मूविंग पार्टिकल है इन सभी का डुअल नेचर होता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है? बिल्कुल। ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में होगा तो उसने मास रखना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन ये वेव के फॉर्म में अगर मूव होगा, यहाँ पर रिवॉल्व होगा, ओके, तो उसका वेवलेंथ होना चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन शुड हैव, देखिए इफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, इफ इलेक्ट्रॉन इज पार्टिकल्स देन इट शुड हैव मास। अगर इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल है तो उसका मास होना चाहिए। एंड इफ इलेक्ट्रॉन इज वेव देन it should have wavelength। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो उसका मास होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन अगर वेव है तो उसका वेवलेंथ होना चाहिए। ओके, दैट इज लैम्डा, और m क्या रहेगा? मास। ओके, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो डुअल नेचर है इस पर थोड़ा सा अभी और हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक के आई होप आप समझ गए होंगे। यस सर। उसके बाद देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यस सर, मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब यहां पर देखिए, इस ये पूरी इक्वेशन को, ओके, दोनों साइड में हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं m से। ओके, ध्यान से देखिएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, इट इज मल्टीप्लाइड बाय m इन बोथ साइड। दोनों साइड में इसे हम m से मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर, तो क्या बेटा हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, m ke इज इक्वल टू हाफ m इंटू m, दैट इज m² और v²। यस सर, और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, m² v² इज इक्वल टू, ओके, देखिए ट्वाइस m ke। यस सर, और हमें पता है कि p इज इक्वल टू क्या रहता है, m इंटू v, सो m² इंटू v² इज इक्वल टू p²। यस सर, सो p² इज इक्वल टू ट्वाइस m ke। यस सर, p इज इक्वल टू, ये p² इज इक्वल टू ट्वाइस m ke। यस सर, सो p इज इक्वल टू अंडर रूट, ओके, अंडर रूट ट्वाइस m ke। यस सर, ओके, चलिए तो आई होप यहां तक कि आप समझ गए होंगे। ओके, ध्यान रखना ये इक्वेशन। ओके, इसके बाद देखिए, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम यहां पर पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड। ओके, दिस इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमें पुट करना है इसे। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, यस सर, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ओके, p बोल तो मोमेंटम। यस सर, और कितना है बताइए आप, ट्वाइस m ke। क्या बताइए, ट्वाइस m ke। ओके,
यहां तक के समझ गया। लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम के ई। ओके, याद रखना, इस पर मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट। अब देखिए डी ब्रोगली की थोड़ी और हेल्प किया किसने, आइंस्टाइन ने। ओके, कैसा हेल्प किया मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसा डी ब्रोगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है डुअल नेचर शो करता है। यस सर, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस, ओके, और ये इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो कैसा करेगा, पार्टिकल फॉर्म में भी और वेव फॉर्म में भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वेव फॉर्म में न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसा घूम रहा होगा। यस सर, इलेक्ट्रॉन्स जो है, ओके, और इसका देखिए यहां से यहां पर सर्कल कंप्लीट किया इसने पूरा। सो L इज इक्वल टू 2 पाई r। यस सर, सर्कमफेरेंस L इज इक्वल टू 2 पाई r। यस सर, क्या जब यहां पर इसने पूरा ये डिस्टेंस तय किया होगा, ओके, तो इसमें वेवलेंथ कितने है अभी पता नहीं है, तो हमने n लैम्डा लगा दिया यहां पर। यस सर, क्या लगा दिया यहां पर, n लैम्डा। ओके, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ट्वाइस 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। यस सर, और हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू, यस सर, h अपॉन p। यस, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बताइए, h अपॉन p। ध्यान से देखिए, और p तो आपको पता है क्या रहता है, m इंटू वी। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। यहां तक के समझ गया। ओके, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को यहां पर पुट कर देते हैं। यस सर, पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4। देखिए, पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4, इसको हम चौथी इक्वेशन में रखते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू, यस सर, h अपॉन m इंटू v। यस सर, 2 पाई r इज इक्वल टू, यस सर, ध्यान से देखिएगा कौन से फॉर्मूले की तरफ हम दौड़ रहे हैं। 2 पाई r इज इक्वल टू n h अपॉन m इंटू v। यस सर, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, m v r इज इक्वल टू, यस सर, n h अपॉन 2 पाई। यस, n h अपॉन 2 पाई। और ये आपको याद आ रहा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से देखिए, ये है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो बोहर्स ये इजीली समझा नहीं पाए थे। ओके, यहां पर देखिए क्या मतलब, डी ब्रोगली की हेल्प किसने किया, आइंस्टाइन ने। यस सर, और आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जब अगर इलेक्ट्रॉन वेव है, यस सर, तो यहां से यहां पर आने पर एक जो मतलब मान लीजिए डिस्टेंस जो यहाँ पर कंप्लीट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर घूम के आएगा, तो ठीक है, तो इसके लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, 2 पाई r, जो आपको पता है। यस, और यहाँ पर वेवलेंथ कितने हैं पता नहीं है, n लैम्डा लगा दी यहाँ पर। यस सर, नंबर ऑफ है ना वेवलेंथ। सो 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। यस सर, ओके, उसके बाद देखिए क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जस्ट बताया मैंने आपको। यस सर, और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। पुटिंग दिस इक्वेशन इन इक्वेशन 4, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 4 में रखे हैं। यस सर, सो 2 पाई r इज इक्वल टू nh अपॉन m इंटू v। ओके, सो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यस सर, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए ये इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। एक चीज यहां पर आप ध्यान रखना कि लैम्डा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, क्या अगर देखिए माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। ओके, ध्यान से देखिए, एवरी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ध्यान से देखिएगा, एवरी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस हैव, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग substance have wavelength
वेवलेंथ लैम्बडा। ओके, देखिए हर माइक्रोस्कोपिक मूविंग सब्सटेंस का वेवलेंथ क्या रहेगा? लैम्बडा रहेगा। यस सर। अब देखिए यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मास ऑफ सब्सटेंस कम हो, अगर सब्सटेंस का मास कम हो तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ओके, देखिए अगर मास ऑफ सब्सटेंस कम हो तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, और अगर मास ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो, मास ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो तो उसका वेवलेंथ कम होगा। यस सर। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये तो हमें पता है कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। यस सर। सो लैम्बडा इज इक्वल टू h कितना है? 6.626 इंटू 10 से पावर माइनस 34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 9.108 इंटू 10 से पावर माइनस 31 केजी। ओके, माइनस 31 केजी। यस सर। इनटू, ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी कितना है? 2.18 इंटू 10 से पावर 6 मीटर पर सेकंड। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 3.2 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत बार हम प्रैक्टिस करे हैं इसलिए याद रहता। ओके, कितना आ गया बेटा यहाँ पर आंसर? 3.2 एंगस्ट्रॉम। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिए, सब्सटेंस छोटा है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। यस, हाँ। इसके बाद ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस टॉपिक को। ओके, मास ऑफ सब्सटेंस अगर कम हो, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है। यस सर। और अगर मास ऑफ सब्सटेंस ज्यादा हो, ओके, तो उसका वेवलेंथ कम होगा। ओके, ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम टेनिस बॉल का इस्तेमाल करेंगे या फिर लेदर बॉल का मैं यूज करूंगा। ओके, और आपको क्वेश्चन ये पूछा कि लेदर बॉल का मास कितना दिया हुआ है, जो आपको दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और उसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मान लीजिए एक लेदर बॉल है जिसका मास 0.1 केजी है। ओके, और उसका स्पीड जो है, ओके, वो एक से मतलब 1 सेकंड के अंदर 20 मीटर तक के उसे हम फेंक सकते हैं। यस सर। तो उसका वेवलेंथ कितना आएगा? तो वेवलेंथ उसका कम इसलिए आएगा, ध्यान से देखिएगा, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सुनिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड द वेवलेंथ। यस, वही लिखे थे। यस, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लेदर बॉल या फिर बॉल इफ इट्स वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड मास 0.1 केजी। अगर इसका मास कितना हो बेटा बताइए? 0.1 केजी हो तो उस बॉल का ओके वेवलेंथ कितना रहेगा? देखिए मैंने, और यहां से हम ये समझे हैं कि अगर बॉडी का मास ज्यादा हो तो उसका वेवलेंथ कम होता। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, मेन फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। यस सर, m इंटू वी। मैं एक काम करता हूँ, लैम्बडा इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 से पावर माइनस 34 ये जूल सेकंड डिवाइडेड बाय मास कितना मैं 100 ग्राम कर दूं। यस सर, इनटू ओके 100 इनटू कितना आएगा बेटा? 20। यस सर, मीटर पर सेकंड। यस सर। ओके, अब यहां पर देखिए और क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। यस सर, ठीक है ना? क्या बचा है? ध्यान से देखिएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू ओके, चलिए मास कितने दे दिया आपको? 100 ग्राम दे दिया, और स्पीड मीटर पर सेकंड। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा? 6.626 इंटू 10 से पावर माइनस 34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय यस सर 2 इंटू 10 से पावर माइनस 3। ओके, 2 इंटू 10 से पावर माइनस 3, और ये मीटर पर सेकंड है तो इसमें एक काम करता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना दिया था समझ लीजिए पहले आप, क्या 6.626 इंटू 10 से पावर माइनस 34 जूल सेकंड था। यस सर, ये 100 ग्राम है। ओके सर, ठीक है ना? इंटू 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3। एक काम करते हैं, इसको हम 100 ग्राम में देते चलेगा। ओके, इसको हम केजी में कन्वर्ट किए तो क्या करेंगे? 10 का पावर ओके 10 का पावर माइनस 3। यस सर। ओके, चलिए बेटा कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा सर। ओके, सुनिए आप, तो
2 इंटू 10 पावर ये 3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा। यस सर, इसको डिवाइड कर लीजिए, आप कितना आंसर आ लैम्बडा इज इक्वल टू 6.626 ओके इंटू 10 पावर -34। यस सर, और ये मीटर में रहेगा इसका आंसर, काय में -34 मीटर। ओके, अब इसको हमें एंगस्ट्रॉम में लाना है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.626 ओके इंटू 10 पावर -24 एंगस्ट्रॉम। यस सर, तो ध्यान से देखिएगा, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है 10 पावर -10 मीटर। ओके, तो कहने का मतलब ये है, देखिए कि यहाँ पर वेवलेंथ बहुत ज्यादा आ रहा और यहाँ पर वेवलेंथ बहुत, अरे 2 से डिवाइड किए ना, ये 3.313। यस सर, 3.313। यस सर, तो कितना आंसर आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 3.313 इंटू 10 पावर -24 एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 0.000000 से बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो देखिए क्या इसका वेवलेंथ कितना आ रहा, बहुत कम आ रहा, जीरो नहीं आता। एक बात याद रखना, वेवलेंथ जीरो नहीं होगा। ऑल मूविंग पार्टिकल, जितने भी मूविंग पार्टिकल है, भले उनका वेवलेंथ कम रहेगा। अगर हम हाथी का वेवलेंथ निकालेंगे तो कम रहेगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। ओके, देखिए तो यहाँ पर हमने बॉल का वेवलेंथ निकाले हैं, कितना है 3.313 इंटू 10 पावर -24 और ये है एंगस्ट्रॉम। यस, चलिए ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर मास ऑफ सब्सटेंस कम हो, ओके, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कम था तो इसका वेवलेंथ ज्यादा, ओके, बॉल का मास ज्यादा था तो उसका वेवलेंथ कम। यस सर, ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं, समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 21%, चेंज इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। अब यहां पर हमें चेंज निकालना है। ओके, सुनिए ध्यान से। पहले हमने एक इक्वेशन ये डिराइव किया कि लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस m के e, ये मेरी इक्वेशन। यस सर, क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है क्या, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 21%, यानी 21% हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इनिशियल जो वेवलेंथ रहेगी लैम्बडा i इज इक्वल टू h अपॉन यस ट्वाइस m ओके इनटू 100। ओके, यानी 21% हम और इंक्रीज कर रहे हैं इसमें, इन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। ओके, तो फाइनल कितना रहेगा, ध्यान से देखिए, इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पर, सुनिए, ट्वाइस m इनटू 21%, तो 100 प्लस 21 कितना आ जाएगा 121। यस, ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। यस सर, ओके, सो लैम्बडा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, सुनिए, लैम्बडा इज इक्वल टू इनिशियल कितना है यहाँ पर h अपॉन ओके अंडर रूट ट्वाइस m इंटू 100 माइनस h अपॉन यस सर अंडर रूट ट्वाइस m इंटू 121। ओके, कॉमन क्या निकलता है यहाँ से, ध्यान से देखिए, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन यस सर ट्वाइस m अंडर रूट, यस सर, ये कॉमन निकल गया। ओके, ट्वाइस m ओके इनटू, यहाँ पर रूट हटा दिया मैंने यहाँ से, तो 1 अपॉन 10 माइनस यस सर 1 अपॉन 11, यस सर 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 11। यस सर, सो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन ट्वाइस m ओके इनटू 11। यस सर, कितना गया यहाँ पर 11 माइनस 1 कितना, 11 माइनस 10 कितना आ रहा 1 डिवाइडेड बाय यस सर 1 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ रहा बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है 110, कितना आ रहा 110। यस सर, ओके, यहाँ तक की समझ गया, कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 110। यस सर, एलसीएम निकालिए इसका हमने, ये कितना है 11 और यहाँ पर ये 10, यस बराबर 1। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, समझा देता हूँ इसको, यहाँ तक के समझ गया। हाँ, अब इसका चेंज निकालना है हमें, है ना, चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ। यस सर, तो चेंज इन वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ओरिजिनल वाला नीचे रखिएगा, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं सर, हमें 600 में से 500 नंबर मिले हैं। यस सर, तो
तो सेम ऐसे निकालेंगे। देखिए ओरिजिनल वाला कितना है बताइए आप, यहाँ पर है बेटा ओरिजिनल वाला किधर है, ये ओके इनिशियल में जो था h अपॉन ओके ट्वाइस m इंटू 100, यस सर। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन करने पर कितना आया, h अपॉन ट्वाइस m, यस सर, 1 अपॉन 110, यस सर। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू ओके, ये तो खत्म हो गया इसका है ना, यहाँ पर कितना बच रहा 10, यस सर। ओके सुनिए, तो 1 अपॉन 110 ओके, और यहाँ पर कितना बचा था 10, यस सर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा ये ऊपर चला गया, यस सर, कितना 1000 है ना, ये ऊपर 1000 और यहाँ पर ये कितना है 10, तो 1000 डिवाइडेड बाय 110, यस सर, 1000 डिवाइडेड बाय 110। तो आप निकाल लो इसका आंसर कितना आएगा, चलिए मैंने निकाल लिया हूँ। ओके 100 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11 से, ओके 11 से डिवाइड कर रहे हैं, यस सर। तो सुनिए कितना आएगा, 11 11 9 जा 99, कितना बचा यहाँ पर 1, ओके। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया हूँ, यस सर, यहाँ 0 डिवाइड नहीं था और एक 0 लगा दिया हूँ, तो 9 पॉइंट, यस सर, एक पॉइंट लगा, देखिए बराबर ना 1, यस सर, तो यहाँ एक 0 बढ़ा दिए तो 9.0, यस सर, और एक 0, ओके, और यहाँ पर 1। तो ध्यान से देखिएगा 9.9 मतलब 9%, कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 9% ये इंक्रीज होगा, यस। चलिए तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया होगा क्या, देखिए क्या इसमें परसेंटेज चेंज इन ओके, पर ये 9.09 है ना, यस 9.09%, यस सर। तो ध्यान से देखिएगा क्या चेंज इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इतना, यस सर। एक सेकंड क्वेश्चन मैं आपको अभी क्लास वर्क देता हूं, आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है। सेम क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कितने परसेंट ले लेते हैं, 14 15 कितना 25 है ना, तो 125, यस सर, 15 15 150 150 75 बराबर। तो ध्यान से देखिए 125% हम इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, कितना परसेंट 125%। तो निकालना है हमें यहाँ से क्या, वेवलेंथ, यस सर, कुछ नहीं सेम फॉर्मूला, ये भी सेम रहेगा, यस सर। 100 में कितना बढ़ा दे रहे हैं हम 125, तो बेटा कितना आ जाएगा 225, यस सर, 225, यस सर, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 225, यस सर, ओके। अब यहाँ पर ये 1/10 बच रहा था, यस सर, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन ओके अंडर रूट ट्वाइस m, ओके, इनिशियल माइनस फाइनल, और यहाँ पर कितना आ रहा है 15, यस सर, कितना आ गया 15। प्रैक्टिस करना है क्योंकि प्रैक्टिस पर ही डिपेंड है, ओके। 15 माइनस 10 कितना बचा 5, यस सर, ये कितना बचा 5, और यहाँ पर कितना बचा बेटा देखिए 150, यस सर, कितना है 150। ट्राई कीजिए आप, देखिए 5 अपॉन 150, 5 अपॉन 150, यस सर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आगे इसका आंसर कुछ भी नहीं है। देखिए एक काम करते हैं, ओके, हाँ देखिए परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू, यस सर, 5 इंटू 100 इंटू ओके 10, यहाँ पर 10 बचा ना, यस सर, डिवाइडेड बाय 150, ये 0 से 0 खत्म हो गया, यस सर, 500 ओके 500 डिवाइडेड बाय 15, यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिए 500 को हम डिवाइड कर लेते हैं 15 से, ओके, 3 जा 45, यस सर, कितना बचा यहाँ पर 5, ओके, ये 33 यार, ठीक है ना, यस, 5 बचा 0, यहाँ पर देखिए मतलब 33 पॉइंट, यस सर, 33.33% हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसा प्रैक्टिस करना जहां से हम निकाल सकते हैं चेंज इन इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यस। चलिए देखिए ये सब डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस पर, जब आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा,
ओके, क्योंकि जब भी हमें यूट्यूब पर भी कोई लेक्चर बनाना रहता तो इसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि पढ़ा हुआ पूरा होल सिलेबस है, लेकिन उसको बार बार रिपीट करके ही पढ़ाना पड़ता, अदरवाइज वैसा नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब आप तो स्टूडेंट हैं और आपको जो नीट वाले हैं उन्हें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। ओके, जो जेई वाले हैं उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। ठीक है, 1-2 बार पढ़ने से ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई का जो जनरल मीनिंग है जो हम लेते हैं, पहले उसे रीड करना, यस सर, फिर उसके बाद में उसको समझना, समझने के बाद में उसको अप्लाई कैसा करना। जैसा मान लीजिए अब हमारे पास में एक NCERT की किताब है, सुनिए आप। मान लीजिए अब हमारे पास में एक किताब है, ठीक है, समझ लीजिए मेरा रजिस्टर है जिस पर मैं डेली स्टडी करते रहता। ओके, तो एक बार पढ़ने में ये समझ में थोड़ी ना आता, पहली बार जब हम उसे पढ़ते हैं, ओके, तो बार बार उसे हमें पढ़ना पड़ता है, तो तब जा करके हमें थोड़ा समझ में आता है। ओके, थोड़ा समझ में आने के बाद ओके, फिर उसको अप्लाई कैसा करना, पहले क्या है रीडिंग, उसके बाद में उसका ऑब्जर्वेशन, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, पहले पढ़ना, फिर बाद में समझना, फिर बाद में ऑब्जर्व करना कि सामने वाला जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ बताना चाहता है, ये हो गया इसका ऑब्जर्वेशन। ओके, और ऑब्जर्वेशन के बाद में फिर उसका अप्लीकेशन, क्या इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे। देखिए नीट में, MBBS में या फिर JEE मेंस एडवांस वही बच्चे क्वालिफाई होते हैं जो ये सारी स्टेजेस को पार करते हैं। सबसे पहले आपको रीड करना है, रीड करने के बाद में बताइए आप क्या करेंगे, रीड करने के बाद में देखिए उसको अंडरस्टैंडिंग समझना है, तो एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, यस सर। समझने के बाद में ऑब्जर्व करना है कि टॉपिक मतलब कौन सी चीज़ बताना चाहता है। ऑब्जर्वेशन के बाद में उसका अप्लीकेशन, अप्लीकेशन मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके MCQs वगैरह आप खुद से सॉल्व कीजिए। जब तक कि आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। याद रखिए आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है। कोचिंग क्लासेस, टीचर्स ये सिर्फ गाइड करते हैं, मेहनत आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करना है। ओके, चलिए ठीक है, बाय।